Hello student, this is my third lecture on IPSC and in this lecture I am going to discuss ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। आज के लेक्चर में हम गंभीर और अचानक प्रकोपन पर बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मर्डर पर, हत्या क्या होती है। हमने पढ़ा था कि हत्या में 4 इसेंशियल कंडीशन होती है, 4 क्लाजेज होते हैं। चारों क्लाजेज में से अगर किसी भी क्लाज में एक केस आता है तो कल्पेबल होमिसाइड हत्या हो जाती है, मर्डर हो जाता है। आज के केस में हम सेक्शन 300 में दिए गए 5 एक्सेप्शन में से पहले एक्सेप्शन पर डिस्कस करेंगे। सेक्शन 300 में 5 अपवाद दिए गए हैं, जबकि कल्पेबल होमिसाइड मर्डर में कन्वर्ट नहीं होता, या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मर्डर के इसेंशियल एलिमेंट फुलफिल होने के बावजूद भी वो आपराधिक मानव वध में कन्वर्ट हो जाता है। कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में आ जाता है। 5 एक्सेप्शन दिए गए हैं। ये जो 5 एक्सेप्शन दिए गए हैं, ये एक सीमित बचाव दिया गया है, एक लिमिटेड डिफेंस दिया गया है कि अगर 300 के 5 एक्सेप्शन में दिए गए किसी भी एक्सेप्शन में केस आता है तो इतना डिफेंस मिला हुआ है कि जो अपराधी है उसको हत्या का दोषी ना मान करके आपराधिक मानव वध, जो कि हत्या नहीं है, उसका दोषी माना जाए। तो 5 जो एक्सेप्शन दिए गए हैं सेक्शन 300 में, पहला एक्सेप्शन दिया गया ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। अगर गंभीर और अचानक प्रकोपन में आकर के किसी की डेथ की जाती है तो वो कल्पेबल होमिसाइड होता है, वो हत्या नहीं होती है। इसी तरीके से सेकंड एक्सेप्शन इसका दिया गया है एक्सीडिंग पावर इन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में आप अपनी शक्तियों का अगर एक्सीड कर जाते हैं, अतिरिक्त शक्ति का इस्तेमाल करके किसी की डेथ कर जाते हैं, तो वहाँ भी व्यक्ति को मर्डर का दोषी न मान करके कल्पेबल होमिसाइड का दोषी माना जाता है। इसी तरीके से थर्ड एक्सेप्शन दिया गया है एक्सीडिंग पावर बाई पब्लिक सर्वेंट। लोक सेवक है, लोक सेवक अपनी शक्तियों का अतिक्रमण कर देता है, जितनी उसको पावर दी गई थी, जितनी उसको अथॉरिटी थी बल का प्रयोग करने की, उससे ज़्यादा फोर्स का यूज़ करके उसने किसी की डेथ कर दी है, तो वहाँ भी उसको इतना डिफेंस मिला हुआ है कि उसका कार्य हत्या में ना आकर के आपराधिक मानवपन में होता है। इसी तरीके से चौथा एक्सेप्शन दिया गया है डेथ काज इन सडन फाइट। अचानक लड़ाई में अगर किसी की डेथ कर दी जाती है तो वहाँ भी वो आपराधिक मानववध होता है, हत्या में नहीं होता है। इसी तरीके से पांचवा अपवाद दिया गया है इसमें डेथ काज बाई कंसेंट। अगर कोई व्यक्ति अपनी कंसेंट देता है, 18 साल से ऊपर का होते हुए अपनी कंसेंट देता है कि हमारी डेथ कर दी जाए, उसकी कंसेंट पर उसकी डेथ की जाती है, तो वहाँ भी वो मर्डर में ना होकर के कल्पेबल होमिसाइड में आता है। तो 5 एक्सेप्शन दिए गए हैं सेक्शन 300 में, जबकि मर्डर कल्पेबल होमिसाइड हो जाता है, वो हत्या में नहीं रहता है। आज हम जो डिस्कस करेंगे जिस एक्सेप्शन के पहले एक्सेप्शन है, क्योंकि पहला एक्सेप्शन ग्रेव एंड सर्टेन प्रोवोकेशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पहला एक्सेप्शन है। इस पे लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं, शॉर्ट भी आते हैं, तो हर साल लगभग इस पे क्वेश्चन आते हैं, कभी लॉन्ग या कभी शॉर्ट आता है। तो पहला जो एक्सेप्शन ग्रेव एंड सर्टेन प्रोवोकेशन है सेक्शन 300 का फर्स्ट एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन में जो प्रोविजन दिया गया पहले में, इसके अकॉर्डिंग इफ द ऑफेंडर while deprived of the power of self control by grave and sudden provocation causes the death of the person who gave provocation or causes the death of any other person by mistake or accident, he shall be guilty of culpable homicide not murder। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट दिया गया है ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का, इसके अकॉर्डिंग अगर कोई व्यक्ति गंभीर और अचानक प्रकोपन में आकर के आत्मनियंत्रण की शक्ति से वंचित हो जाता है, और उस व्यक्ति की जिसने कि उसको प्रकोपन दिया है उसकी या किसी अन्य व्यक्ति की दुर्घटना से या दुर्भाग्य से, गलती से अगर वो मृत्यु कर देता है, डेथ कर देता है, तो वो हत्या का दोषी नहीं होगा बल्कि आपराधिक मानव वध का दोषी होगा। तो अगर ये आप साबित कर देते हैं कि जो डेथ की गई है वो अचानक प्रोवोकेशन में की गई थी और व्यक्ति अपने सेल्फ कंट्रोल की पावर से वंचित हो जाता है, तो वहाँ पे बचाव दिया गया है कि उसका कार्य हत्या में ना होकर के आपराधिक मानव वध में होगा, कल्पेबल होमिसाइड में होगा। तो पहले एक्सेप्शन का बेनिफिट पाने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट हमें साबित करनी है, दैट इज प्रोवोकेशन। हमें सबसे पहले ये साबित करना कि प्रोवोकेशन दिया, ये प्रोवोकेशन मतलब इंसाइट करना, किसी को इंस्टिगेट करना, तो कुछ ऐसी बात कही गई हो या ऐसा कंडक्ट किया गया हो, ठीक है, जिससे कि सामने वाला व्यक्ति प्रोवोक हो गया हो, इंस्टिगेट हुआ हो, और इंस्टिगेट करने के बाद उसने कुछ किया। अब किस बात पे कोई इंस्टिगेट होगा, किस बात पे प्रोवोक होगा, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होता है कि कौन सी बात किस पर कितना असर करती है। बट इतना जरूर होता है कि जो भी प्रोवोकेशन होना चाहिए वो थोड़ा सीरियस टाइप का होना चाहिए। प्रोवोकेशन होना चाहिए, एक प्रकोपन होना चाहिए। प्रकोपन किसी बात को लेकर हो सकता है, किसी के करेक्टर को लेकर कुछ कही बात कही जा सकती है, ठीक है, या किसी और दोषारोपण के लिए या किसी ऐसी घटना की बात कही जा सकती है जो कि उसको गुस्सा दिला दे। तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऐसा कंडक्ट आप शब्दों से कह सकते हो, आप कुछ दिखा करके किसी को इंस्टिगेट कर सकते हैं, या आप किसी के सामने कुछ कर करके कोई कंडक्ट करके भी आप किसी को प्रोवोक कर सकते हो। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है किसी को आपने प्रोवोक किया हो, किसी को आपने इंस्टिगेट किया हो कुछ भी करके।
सेकेंड रिक्वायरमेंट होनी है ग्रेव और सडन होना चाहिए। ये जो प्रोवोकेशन आपने दिया हुआ है दैट मस्ट बी ग्रेव एंड सडन आल्सो, ये गंभीर भी होना चाहिए और सडन भी होना चाहिए। गंभीर मीन्स ये सीरियस टाइप का होना चाहिए। हल्की फुल्की गाली गलौज किसी ने कर दी है तो इतने भर से नहीं माना जाएगा कि वो व्यक्ति प्रोवोक हो गया। प्रोवोकेशन के लिए जो एलिगेशन होना चाहिए या जो भी कंडक्ट किया जा रहा है वो थोड़ा सीरियस नेचर का होना चाहिए, एक गंभीर प्रकृति का होना चाहिए। जैसे किसी के माँ बाप को करेक्टर को लेके कुछ कहा जाता है तो ये ग्रेव माना जाता है। किसी की वाइफ को लेके कुछ कहा जाए, किसी के पर्सनल करेक्टर को लेके अगर कुछ बातें कही जाती हैं तो ये सब चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसको ग्रेव हम मानते हैं, इसको गंभीर मानते हैं। तो ग्रेव भी होना चाहिए, सीरियस भी होना चाहिए। एलिगेशन जो भी लगाया हो या भी जो भी कंडक्ट किसी ने देखा हुआ सामने अपने, वो ग्रेव हो प्लस सडन भी हो, अचानक भी होना चाहिए। सडन मीन्स जो कुछ भी हुआ हो वो पहले से उसको पता ना हो, अचानक उसके सामने कुछ घटना घटती है, अचानक उसके सामने कुछ कहा जाता है और इमीडिएटली उसने प्रोवोकेशन में आकर के डेथ की होती है। तो सडन मीन्स ये है कि अगर एक दिन पहले किसी को प्रोवोक किया गया था और दूसरे दिन जाके वो डेथ करेगा तो ये सडन नहीं माना जाएगा। सडन मीन्स किसी को प्रोवोक किया गया है और इमीडिएटली आफ्टर सम टाइम या इमीडिएटली वो वहाँ पे डेथ करता है, तब वो माना जाएगा कि सडन। मतलब सडन तब होगा जबकि इतना टाइम गैप ना हुआ हो कि उसका जो प्रोवोकेशन था, प्रकोपन का असर उसके दिमाग पे जो था वो कूल डाउन है। इतना टाइम नहीं होना चाहिए कि कूल डाउन हो जाए व्यक्ति, ठीक है। जब भी आप इसका बचाव लोगे तो आपको दिखाना पड़ेगा कि जब भी प्रोवोकेशन किया गया था उसके इमीडिएटली बाद में ये डेथ की गई थी। अगर ये साबित हो जाता है कि देयर वाज सफिशिएंट टाइम फॉर द पर्सन टू बी कूल डाउन, जो भी आवेश भावना आ गई थी उसके ठंडे होने का अगर टाइम था उसके बाद अगर डेथ की गई है तो वहाँ पर भी ये इस एक्सेप्शन का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक। तो ग्रेव भी होना चाहिए, सडन भी होना चाहिए। देन थर्ड रिक्वायरमेंट इसकी है कि पर्सन इज डिप्राइव्ड ऑफ द पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल। जिस व्यक्ति को प्रवोक किया गया था, प्रकोपन दिया गया था, वो डिप्राइव्ड हो जाता अपनी पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल से। हर एक व्यक्ति को एक सेल्फ कंट्रोलिंग की पावर होती है, आत्मनियंत्रण की शक्ति हर एक व्यक्ति को होती है। तो यहाँ पर भी वही बात कही गई है कि वो जो कुछ भी कहा गया था उससे आत्मनियंत्रण की शक्ति से वंचित हो गया हो। मतलब अपने ऊपर वो कंट्रोल, जिसको हम कहते हैं आपा खो बैठना, ठीक। तो वो इस हद तक वो प्रवोक हो गया हो कि अपने ऊपर वो कंट्रोल ना रख पाता हो कि मैं क्या कर रहा हूँ या मैं क्या करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है कि क्या जो कुछ भी उसको कहा गया था, जिस तरीके से प्रवोक किया था, क्या वो अपने आपे में नहीं था, अपने आपे से बाहर हो गया था, अपने कंट्रोल से बाहर हो गया। तो ये इस हद तक सिर्फ इतना काफ़ी नहीं होता किसी को प्रवोक किया गया हो, गंभीर हो, अचानक हो, बल्कि वो इस लेवल का भी होना चाहिए प्रोवोकेशन कि व्यक्ति डिप्राइव्ड हो जाता है सेल्फ कंट्रोल की पावर से। उसकी जो पावर होती है, मतलब वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाता, इतना गुस्सा उसको आ गया होता है कि वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाता है और व्यक्ति की डेथ कर देता है। अब जब वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाता है, वहाँ पर जिस व्यक्ति ने उसको प्रोवोक किया है उसकी डेथ कर देगा या बाय मिस्टेक और एक्सीडेंट किसी और की भी डेथ कर सकता है। जैसे ए ने अगर किसी को प्रोवोक किया है, बी को प्रोवोक किया है ए ने, तो बी ए की डेथ करेगा, तब भी वो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में आएगा। या जब वो इस डिफेंस का इस्तेमाल कर रहा है, या आप कह सकते हैं जब उसको डिफेंस का इस्तेमाल मिल रहा है यहाँ पर कि हाँ किसी की वो डेथ करेगा प्रोवोकेशन में आकर के तो उसको डिफेंस मिलेगा, तो एक्सीडेंटली या मिस्टेक से किसी और की भी डेथ हो जाती है। जैसे बी ने अगर ए पे अटैक किया है प्रोवोकेशन में आकर के, तो ए की जगह अगर साइड में सी खड़ा था, कहीं सी को भी गोली लग जाती है या कुछ उसको चोट पहुंच जाती है, तब भी उसको डिफेंस मिलेगा। तो जिस व्यक्ति ने प्रोवोक किया है उसकी डेथ की जाएगी, तब भी वो प्रोवोकेशन का डिफेंस मिलेगा। या बाय मिस्टेक या एक्सीडेंटली किसी और को भी अगर डेथ हो जाती है तब भी वहाँ पे प्रोवोकेशन का डिफेंस मिलेगा, प्रकोपन का डिफेंस मिलेगा, ठीक है। तो अगर इतनी चीज़ें साबित कर दी जाती हैं कि किसी को प्रवोक किया हो, प्रवोक जो किया गया हो ग्रेव सडन हो, अचानक हो, गंभीर भी होना चाहिए, और इस अचानक और गंभीर प्रोवोकेशन से व्यक्ति सेल्फ कंट्रोल की पावर से वंचित हो जाता है और उस व्यक्ति को मार डालता है, उसकी डेथ कर देता है जिसने कि प्रोवोकेशन दिया है या किसी दूसरे की। अगर प्रोवोकेशन एक ने दिया है और डेथ किसी दूसरे की कर दी जाती है तो वहाँ भी इसका डिफेंस नहीं मिलेगा, ठीक। जैसे ए ने अगर बी को प्रवोक किया है, ठीक है, तो बी जब ए की डेथ करेगा तभी बी को डिफेंस मिलेगा सडन ग्रेव प्रोवोकेशन का। अगर बी ए के बच्चे को गुस्से में मार देता है तो यहाँ पे उसको डिफेंस नहीं मिलेगा क्योंकि प्रोवोकेशन ए के बच्चे ने दे दिया था,
बल्कि प्रोवोकेशन खुद ए ने दिया। तो जिसने प्रोवोक किया था उसी की डेथ की जाएगी, तभी इस एक्सेप्शन का बेनिफिट मिलेगा, लाभ मिलेगा। अगर किसी और की, उसके फैमिली मेंबर, रिलेटिव किसी और की डेथ की जाएगी तो वहाँ पर इस एक्सेप्शन का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, इस तरह लीडिंग केस है के एम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1962 का केस है। इस केस में जो फैक्ट थे मैं आपको ये थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ। केस के फैक्ट ये थे कि नानावती ये नेवी में ऑफिसर थे, ठीक है। इनके एक दोस्त थे प्रेम आहूजा, ठीक है। कुछ टाइम के लिए नानावती बाहर चले गए थे, तो इस बीच इनकी वाइफ के, इनके दोस्त प्रेम आहूजा के साथ में फिजिकल रिलेशन हो गया था, अफेयर हो गया था। एक दिन नानावती ने अपनी वाइफ से, जब वो खाने की टेबल पे बैठे थे, तो उसने पूछा, नानावती ने अपनी वाइफ से, कि तुम्हारा बिहेवियर कुछ में चेंज हुआ लग रहा है, बताओ क्या वजह है। यहाँ पर वाइफ ने अपने हस्बैंड के सामने कन्फेस कर लिया कि हमारा रिलेशन, हमारे फिजिकल रिलेशन आपके फ्रेंड प्रेम आहूजा के साथ है। इतनी बात जब उसकी वाइफ ने नानावती को बताया, इसके बाद नानावती वहाँ से खाना खाने के बाद में अपनी वाइफ और बच्चे को लेकर के थिएटर लेके जाते हैं पिक्चर दिखाने के लिए। उनको वहाँ पे थिएटर में बैठा देता है और खुद वहाँ से वो ये कह के चले जाते हैं कि मैं वापस आके लेके जाऊँगा। और वहाँ से जाने के बाद में ये अपनी शिप पे जाते हैं, वहाँ से रिवाल्वर लेते हैं और रिवाल्वर लेकर के प्रेम आहूजा के घर पहुँचते हैं। वहाँ जा करके उन्होंने प्रेम आहूजा की हत्या कर दी, डेथ कर दिया उसकी। जब इन पर केस चला मर्डर का, प्रेम आहूजा के मर्डर का, तो इन्होंने डिफेंस दिया ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का। इनका कहना ये था कि जब हमारी वाइफ ने हमसे ये चीज़ कन्फेस कर ली कि उसके उसके हमारे दोस्त के साथ में उसके फिजिकल रिलेशन है, तो हमें प्रोवोकेशन आया, हमें गुस्सा आया और उसकी वजह से मैंने ये काम किया है। अब यहाँ क्वेश्चन ये था कि क्या यहाँ पर नानावती को प्रोवोकेशन का बेनिफिट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो प्रोवोकेशन का बेनिफिट पाने के लिए यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट ये होनी चाहिए पहली बात कि एक प्रोवोकेशन हो, एक प्रकोपन दिया गया हो। तो यहाँ पे प्रकोपन तो दिया गया था, क्योंकि अगर इस तरह से किसी की वाइफ कन्फेस करती है कि हमारे किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, तो प्रोवोकेशन तो होता है ये। दूसरी बात क्या है, सडन एंड ग्रेव था, तो सडन भी था और ग्रेव भी था, अचानक कहा गया था और गंभीर, ये काफ़ी सीरियस नेचर का एक चीज़ होती है, तो ये गंभीर भी था। तीसरी बात है, क्या सेल्फ कंट्रोल की पावर से नानावती वंचित हो गए थे, क्या अपने ऊपर से इन्होंने कंट्रोलिंग पावर खो दी थी। तो ये माना गया कि इन्होंने जिस वक्त मर्डर किया था, जिस वक्त हत्या किया था अपने दोस्त की, उस वक्त हम नहीं कह सकते हैं कि ये सेल्फ कंट्रोलिंग की पावर से डिप्राइव थे, क्योंकि काफ़ी टाइम बीत चुका था। इसके बाद इनका जो कंडक्ट था कि बच्चों को लेके जाके थिएटर में बैठाना, फिर वहाँ से जाना, तो ये कंडक्ट शो करता है कि कूल डाउन हो चुका था। इनका पैशन जो था वो कूल डाउन हो चुका था। ये अपने आप पे कंट्रोल पा चुके थे। कंट्रोल पाने के बाद में इन्होंने कोल्ड ब्लडेड प्री प्लान मर्डर किया था। ये कोर्ट ने माना, सुप्रीम कोर्ट की नज़र में माना गया कि इट वॉज कोल्ड ब्लडेड प्री प्लान मर्डर। ये सुनियोजित तरीके से हत्या की गई थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी टाइम गैप था, लगभग 3 घंटे का यहाँ पे अंतर आ गया था, जबकि प्रोवोकेशन दिया गया था, उसके बाद में इन्होंने डेथ किया था। तो बीच का टाइम की बात नहीं होती, बस बीच का जो कंडक्ट वो शो किया था कि उस बीच व्यक्ति ने क्या किया। तो जिस तरह से इन्होंने बीच में सारी प्लानिंग दिख रही है कि हाँ, थिएटर जाना, फिर वहाँ से बच्चों को बैठा देना, फिर ये कह के कि मैं वापस आऊँगा, लेके जाऊँगा, फिर जाके रिवाल्वर लिया, वहाँ से गया आहूजा के घर में, ये सब शो करता है कि इट वाज़ ए प्री प्लान्ड मर्डर। ये ठंडे दिमाग से हत्या की गई थी, ठीक है। इसी केस में फिर कोर्ट ने थोड़ा कुछ गाइडलाइंस यहाँ पे जारी की थी कि क्या-क्या इसमें हम टेस्ट क्या-क्या मानेंगे, कि कब मानेंगे कि हाँ, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का डिफेंस मिलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर द डिटर्मिनेशन टेस्ट फॉर सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन वाज गिवन। जो टेस्ट यहाँ पे दिया गया, पहली बात कही गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि whether a reasonable man belonging to the same class of society as the accused placed in the situation in which the accused was placed would be so provoked as to lose his self control। पहला जो टेस्ट सुप्रीम कोर्ट ने दिया, इसमें ये कहा गया कि टेस्ट अगर हमें करना है कि क्या ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन था कि नहीं है, तो उसका टेस्ट ये है कि क्या एक युक्तियुक्त व्यक्ति जो कि उसी समाज का है जिस समाज का अभियुक्त है, और उसको भी उसी स्थान पे रख दिया जाए जिस स्थान पर अभियुक्त था, तो क्या वह भी इसी तरीके से प्रकोपन की वजह से सेल्फ कंट्रोलिंग की पावर से वंचित हो सकता है। अगर ऐसा है तो बचाव मिले। मतलब अगर ए कह रहा है कि हमको बी ने प्रवोक किया जिसकी वजह से मैंने बी की डेथ कर दी, तो
क्या वहाँ पर अगर बी की जगह कोई ए की जगह कोई और होता और उसको भी बी ने वही बात कही होती, तो क्या दूसरा भी उसी तरीके से प्रकोपित हो जाता? मतलब एक कंपैरिज़न करना होता है यहाँ पे, कि ये भी नहीं है कि आप अगर एक जगह की बात है, लखनऊ की बात है, तो उसको आप तुलना करो छत्तीसगढ़ से तुलना करो। उसी समाज की बात मतलब जैसे सिटी के लोग हैं तो उनके बीच की तुलना करो, गाँव में हैं उनके बीच की तुलना करो, ठीक है? ट्राइबल एरियाज़ में लोग हैं, आदिवासी कल्चर उनका अलग होता है, तो उस समाज की तुलना करते हैं। तो अगर एक सिटी में एक जगह ये चीज़ घटना होती है कि ए ने बी को कुछ कहा है, और बी प्रवोक हो गया है, तो क्या उसी शहर में किसी दूसरे व्यक्ति को भी ऐसे कहा गया होता, तो क्या वो भी इसी तरीके से प्रवोक हो जाता? अगर ऐसा है कि हाँ, हर कोई उस तरीके से ऐसे ही रिएक्ट करता है, इसी तरीके से कंट्रोलिंग पावर से डिप्राइव्ड हो जाता है, तो वहाँ पे बचाव मिलेगा, अदरवाइज़ बचाव नहीं मिलेगा, ठीक? तो पहला टेस्ट तो ये दिया गया, ठीक? कि उसी समाज में कोई और व्यक्ति होता, उसके साथ भी ये घटना घटी होती, तो क्या वो भी उसी तरीके से प्रकोपन में आकर के आत्मनियंत्रण की शक्ति खो बैठता? अगर ऐसा है, तो बचाव मिलेगा, अदरवाइज़ बचाव नहीं मिलेगा। तो सेकंड बात इसमें कही गई, इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस वर्ड्स एंड जेस्चर्स में आल्सो कॉज़ ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। जो शब्द बोले जाते हैं या जो हाव-भाव, जेस्चर जो हाव-भाव किए जाते हैं, ठीक है? तो बिना बोले भी हाव-भाव दिखा करके भी कोई किसी को प्रोवोक कर सकता है, ठीक है? तो दोनों चीज़ यहाँ पर होती हैं कि जो शब्द होते हैं, शब्द भी काफ़ी सीरियस हो सकते हैं, अगर शब्दों से ऐसी कोई बात कही गई किसी को लेकर के, या जेस्चर जो व्यक्ति बनाता है, जो व्यक्ति हाव-भाव बनाता है, ये भी ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का रीज़न हो सकता है। इसी तरीके से थर्ड यहाँ पे बात बताई गई, द मेंटल बैकग्राउंड क्रिएटेड बाय द प्रीवियस एक्ट ऑफ द विक्टिम मे बी टेकन इनटू कंसिडरेशन इन ascertaining whether the subsequent act caused grave and certain provocation for committing the offense। जो व्यक्ति की मेंटल बैकग्राउंड होती है, क्रिएटेड बाय द प्रीवियस एक्ट, कभी-कभी क्या होता है कि आज व्यक्ति प्रवोक होके किसी की डेथ कर देता है, लेकिन उसके पहले भी उसी से रिलेटेड कुछ और भी बातें कही जाती रही। तो एक अगर कंटीन्यूअस प्रोसेस है कि 2-4 दिन पहले या 5 दिन पहले या महीना भर से थोड़ी-थोड़ी बातें कोई कह रहा था, ठीक, हल्का-फुल्का, और एक दिन आकर के वो उसी चीज़ की थोड़ा और एक्सटेंड कर देता, थोड़ा और बढ़ा के कर देता है, जिससे व्यक्ति को गुस्सा आ जाता है। ये भी कंसीडर किया जाएगा कि आज जो उसने प्रोवोकेशन में आकर के अपनी कंट्रोलिंग पावर खो दी है, ये इस वजह से हुआ है क्योंकि पिछले 1 हफ्ते से उसको ऐसे-ऐसे कहा जा रहा था, आज कुछ ज़्यादा ही कह दिया गया जिसकी वजह से उसने अपनी कंट्रोलिंग पावर खो दी। ये भी हमको ध्यान में रखना होता है कि इसके पहले भी जो एक्ट किया गया था उसके साथ में, उसका उसके दिमाग पे क्या असर था? उस समय उसके दिमाग पे क्या असर अभी तक हो रहा था और आज जो किया गया है, उसका क्या असर है? दोनों मिला कर के हमें ये निष्कर्ष निकालना होता है कि क्या यहाँ पे प्रोवोकेशन का डिफेंस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। चौथी बात कही गई, द फैटल ब्लो शुड बी क्लियरली ट्रेस्ड टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द पैशन arising from that provocation and not after the passion had cooled down by the lapse of time, ठीक है। अगर आपको प्रोवोकेशन का डिफेंस लेना है तो एक कनेक्शन दिखाना पड़ेगा, कनेक्शन ये दिखाना पड़ेगा कि ये जो डेथ की गई है, ये प्रोवोकेशन का ही रिजल्ट था, मतलब प्रोवोकेशन की वजह से जो पैशन क्रिएट हुआ है, जो भावना हुई क्रिएट की गई है, उसकी वजह से हुई। अगर इतना टाइम गैप हो जाता है, इतना टाइम का अंतराल हो जाता है, जिसमें कि माना जा सकता है कि प्रोवोकेशन कूल डाउन हो सकता है, ठंडा हो सकता है, और उसके बाद अगर डेथ की जाती है, तो वहाँ पे प्रोवोकेशन का डिफेंस नहीं मिलेगा। तो सीधा-सीधा कनेक्शन दिखाना होता है कि जिस वक़्त डेथ की गई थी, उस वक़्त तक व्यक्ति के दिमाग पर प्रोवोकेशन का इफ़ेक्ट था और वो अपनी कंट्रोलिंग पावर से वंचित था। अगर इतना ज़्यादा टाइम का गैप हो जाता है कि उसमें हम कह सकते हैं कि इसको कूल डाउन होने का टाइम मिल गया था, तो वहाँ पर डिफेंस नहीं मिलेगा। नानों केस में यही हुआ था कि इतना टाइम गैप हो गया था और जिस तरीके से बीच में कंडक्ट किया था, वो माना गया था कि इनके पास कूल डाउन होने का टाइम था, ये कूल डाउन हो चुके थे और उसके बाद इन्होंने ये काम किया डेथ करने का। सेक्शन 300 का जो पहला एक्सेप्शन दिया गया सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन, इसके भी 3 एक्सेप्शन दिए गए हैं। मतलब इन 3 एक्सेप्शन में आने के बाद ये बचाव नहीं मिलेगा पहले पार्ट का। तो अगर सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन का डिफेंस पाना है, तो इस तीनों एक्सेप्शन में से केस नहीं आना चाहिए, ठीक? पहला एक्सेप्शन क्या है इसमें? दैट द प्रोवोकेशन इज़ नॉट sought or voluntarily provoked by the offender as an excuse for killing or doing harm to any person। जो प्रकोपन दिया गया था, प्रोवोकेशन दिया गया था, ये वॉलंटरी चाहा ना गया हो। मतलब एक किसी को मारने के बहाने के रूप में अगर ये प्रोवोकेशन का इस्तेमाल किया जाएगा, तो सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन का डिफेंस नहीं। तो अगर ये दिख जाता है
कि प्रोवोकेशन एक एक्सक्यूज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, मतलब देयर वाज नॉट जेन्युइन प्रोवोकेशन, एक वास्तविक प्रोवोकेशन नहीं था, बट ऐसा दिखाया गया, ऐसा शो किया गया कि ये जेन्युइन था, ये वास्तविक था, तो ये बचाव नहीं मिलेगा। ठीक, तो प्रोवोकेशन मस्ट बी जेन्युइन। ठीक, ये जेन्युइन होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए। अगर व्यक्ति ने जानबूझ के खुद को, अपने आप को शो किया कि मैं प्रोवोक हो गया हूँ, या खुद वो चाह रहा था कि कोई मुझे प्रोवोक करे, जैसे ए अगर बी की हत्या करना चाह रहा था, ठीक है, और ये भी चाह रहा था कि हमको प्रोवोकेशन का डिफेंस भी मिल जाए, ठीक, तो ऐसा कर सकता है कि पहले वो बी को कोई बात कहे जिससे बी प्रोवोक हो गए, और ए को कुछ ऐसी बातें कह दी जिसको मान सकते हैं कि हाँ, इससे ये प्रोवोक हो सकता है, और उसके बाद फिर ए ने बी का मर्डर कर दिया। तो यहाँ पे क्या, एक प्री प्लान था कि ए ने चाहा था कि हमको बी प्रोवोक करे, जिससे कि मैं सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन का बेनिफिट पाते हुए बी की डेथ कर दूं। तो अगर ये दिख गया कि ये खुद चाहा गया था कि हमको किसी किसी ने हमको प्रोवोक किया है, कोई हमको प्रोवोक करे, ठीक, तो वहाँ पर डिफेंस नहीं मिलेगा। तो इट मस्ट बी जेन्युइन, पहले जो एक्सेप्शन दिया गया है कि अगर जेन्युइन नहीं है, वास्तविक नहीं है, केवल बहाने के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है प्रोवोकेशन का, तो डिफेंस नहीं मिलेगा। देन सेकंड है that the provocation is not given by anything done in obedience to the law or by a public servant in the lawful exercise of the powers of such public servant। जो भी प्रोवोकेशन दिया गया है, वो अगर ओबीडियंस टू द लॉ है, विधि के पालन में कुछ किया जा रहा था, उसकी वजह से अगर प्रोवोक कोई व्यक्ति हो जाता है, या कोई पब्लिक सर्वेंट है, लॉफुल एक्सरसाइज कर रहा है अपनी शक्तियों का, उसको जो शक्तियां दी गई हैं पब्लिक सर्वेंट को, उन शक्तियों का विधिपूर्ण तरीके से अगर इस्तेमाल कर रहा है, और तो उसके खिलाफ में ये प्रोवोकेशन का डिफेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे एक पुलिस वाला है, पुलिस वाला अगर किसी को अरेस्ट करने आया हुआ है, तो भले ही कितना बड़ा आदमी हो, भले ही उसको लगता हो नहीं ये पुलिस वाला हमको कैसे अरेस्ट कर सकता है, और पुलिस वाला जब उसको अरेस्ट करने पहुंचता है तो उसको गुस्सा लग जाती है कि ये छोटा सा पुलिस ऑफिसर हमको कैसे अरेस्ट कर सकता है, वहाँ पे प्रोवोक भी हो जाता है, प्रोवोक हो भी सकता है ऐसी रीजन जेन्युइन हो सकता है कि हाँ बहुत बड़ा रसूख वाला व्यक्ति हो, वो प्रमुख हो सकता है, बट यहाँ पर उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि जो कुछ भी किया जा रहा है वो पब्लिक सर्वेंट द्वारा लॉफुल एक्सरसाइज में कार्य किया जा रहा है, जो भी विधिपूर्ण शक्तियाँ उसकी दी गई हैं उसके अनुपालन में कार्य किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे उसको डिफेंस नहीं मिलेगा। ठीक, तो अगर कोई पब्लिक सर्वेंट लॉफुल एक्सरसाइज में कुछ भी कर रहा है, उसके खिलाफ किसी को भी सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन का डिफेंस नहीं मिलेगा, या कोई भी विधिपूर्ण कार्य किया जा रहा है लॉ के अनुपालन में, उसके विरुद्ध सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन का डिफेंस नहीं मिलेगा। देन थर्ड है that the provocation is not given by anything done in the lawful exercise of the right of private defense। ये जो प्रोवोकेशन दिया गया है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई व्यक्ति विधिपूर्ण तरीके से अपनी प्राइवेट प्रतिरक्षा की शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा था और उसके विरुद्ध हो। तो अगर कोई व्यक्ति लॉफुल तरीके से प्राइवेट शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है, प्राइवेट प्रतिरक्षा की शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है, तो उसके एक्ट के अगेंस्ट में, उसके कार्य के अगेंस्ट में भी प्रोवोकेशन का डिफेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे मान लो कि एक कोई मालिक है, उसने अपने नौकर को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। नौकर को, क्योंकि प्राइवेट डिफेंस सबके खिलाफ होता है, नौकर को प्राइवेट डिफेंस था कि अगर मालिक उसको चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है या जान लेने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पर प्राइवेट डिफेंस में वो बल का प्रयोग कर सकता है। यहाँ पर नौकर ने अपने मालिक के अगेंस्ट में प्राइवेट डिफेंस की शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए बल का प्रयोग किया, उसको धक्का देके गिरा दिया। यहाँ पर जैसे ही धक्का देके गिराया मालिक को, नौकर ने, मालिक को गुस्सा, जाहिर सी बात है कि एक नौकर अगर किसी मालिक को मारने की बात सोचेगा, मारेगा, तो वहाँ पे प्रोवोकेशन होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। बट यहाँ पर क्योंकि जो कुछ भी नौकर कर रहा था वो इन एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, प्राइवेट प्रतिरक्षा की शक्तियों के इस्तेमाल के प्रयोग में कर रहा था, इसलिए मालिक को प्रोवोकेशन का डिफेंस नहीं मिलेगा। वो ये नहीं कह सकता है कि क्योंकि ये छोटा सा नौकर मेरा, इसने मेरे ऊपर हाथ उठाया, इसलिए मुझे गुस्सा आ गई और मैंने इसको मारा, ठीक, यहाँ पर भी इसको डिफेंस नहीं मिलेगा। तो 300 का जो पहला एक्सेप्शन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन है, उसका डिफेंस तभी मिलेगा जब इस पहले एक्सेप्शन के 3 जो एक्सेप्शन दिए गए हैं, इसमें मामला ना आता। मतलब अगर सडन एंड ग्रेव प्रोवोकेशन होने के बावजूद भी ये पहला, दूसरा और तीसरा जो प्रोविजो दिया गया है 300 के पहले अपवाद में, इसमें अगर केस आ गया, तब भी ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का डिफेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। वो हत्या का दोषी माना जाएगा, ठीक। तो ये पहला एक्सेप्शन हमारा हो गया। इस पे लॉन्ग शॉट तो आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इस पे काफ़ी आते हैं कि ए ने अगर बी को प्रोवोक किया और बी ने सी को मार दिया है, तो यहाँ पे डिफेंस मिलेगा कि नहीं, इस तरीके से इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं, इसके एक्सेप्शन पर भी आते हैं।
जो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का दिया हुआ, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर आज का कंप्लीट हो रहा है। पहला एक्सेप्शन हमने पढ़ लिया कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन अगर किया जा रहा है तो हत्या में ना हो कि आपराधिक मानवबंध में केस आएगा। इसके बाद का जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा, बाकी जो 4 एक्सेप्शन हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे।